डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जितना अभी शिक्षा पे खर्च हो रहा है वो सब बेकार ही जा रहा है। अगर आंकड़ों पे नजर डालें तो कह रहे हैं कि 100 में सिर्फ 18 बच्चे वो 4 कक्षा तक पहुंच पाते हैं, 4 क्लास तक, और 82 बच्चे जो है वो पीछे चले जाते हैं। अगर इस तरह से शिक्षा रहा तो इस शिक्षा के कोई मायने नहीं। आज 27 से लेकर 95 साल हो गए। मुझे लगता है कि आंकड़ों के साथ और सब कुछ गिनवा रही है मोदी सरकार, तो जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? उससे भी पता लगता है कौन से लोग कितने पढ़े लिखे। उसका रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर ने दिया इस भाषण में। कहते हैं कि छानबीन से पता लगा है कि जो स्कूल कॉलेज में जो फीस लिया जाता है छात्रों से आर्ट्स कॉलेज में वो 36%, हाई स्कूल में लिया जाता है वो 31%, और जो स्कूल में लिया जाता है वो 21% है पूरे खर्च का। और आंकड़ा देते हुए कहते हैं कि महोदय ये शिक्षा का कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये शिक्षा का बाजारीकरण है, व्यवसायीकरण है, और शिक्षा ऐसी चीज है जो सबको दिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि फर्स्ट सेशन में और मेरे से पूर्व जितने स्पीकर्स बोले हैं बहुत ही एनलाइटेंड स्पीच हुआ होगा और काम की बातें बहुत सारी हुई होंगी। मेरे पास कुछ नया इस तरह से बोलने के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि आज मुझे बोलना था तो मैं देख रहा था कि अंबेडकर ने एजुकेशन को लेकर क्या क्या बातें रखी, तो उसी संदर्भ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो चल रहा है क्या ऑल इज वेल है? डेफिनेटली ऑल इज नॉट वेल। अगर सब ठीक ठाक रहता तो हम लोग दिन भर बैठ के यहाँ चिंतन मनन नहीं करते होते। इस बातचीत में मैं एक डॉक्टर अंबेडकर का भाषण है बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, 1937 का है, 12 मार्च 1937 का है, और एक मेमोरेंडम डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था भारत के वायसराय को दिया था, वो 1942 में दिया था कि अनुसूचित जातियों की शिकायतें, अनुसूचित जाति की शिकायतें। तो वो मुझे लगता है कि चूंकि मोदी साहब जो भी काम करते हैं, जितना भी उल्टा पुल्टा काम करते हैं, तो अंबेडकर साहब का नाम जरूर ले लेते हैं। तो हमारा भी काम है कि ओरिजिनल सोर्सेज से उनको काउंटर करना। तो इसीलिए मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि आगे चल क्या रहा है। तो जो ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट है 7-8 पेज का है, जो उन्होंने वायसराय को दिया था, और उसको देखा जाना चाहिए। और ये भाषण 1927 का है, उसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हम अभी कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि अल्टीमेटली व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट। शिक्षा को लेकर अगर नटशेल में समझे तो यही बात है कि राज्य की क्या भूमिका हो सकती है शिक्षा को लेकर। धीरे धीरे हम देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज नॉट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये तो पूरा डिस्ट्रक्टिव एजुकेशन पॉलिसी है। और लगातार इस पे हम लोग बातचीत करते रहे, लंबे लंबे इंटरव्यूज प्रोफेसर सुखदेव थोराट, अपूर्वानंद जी और तमाम ऐसे लोगों के जो इस पे काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उनसे मैं बातचीत करते रहे अम्बेडकर नामा के थ्रू। तो नया कह के जो है ना, बेसिकली सबसे कबाड़ा माल जो है मोदी सरकार, चूंकि गुजरात के हैं तो इनको थोड़ा सा बिजनेस बढ़िया आता है, तो नया कहते हैं लेकिन उसमें सब कबाड़ा पैक रहता है। और चूंकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान जहां झुक जाए मोदी साहब, समझ लें कि वहीं जो है बेड़ा गर्क होना है। पार्लियामेंट में जब आए थे झुके थे, तो नया पार्लियामेंट हाउस बनवा दिए। तो अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, नाम बहुत ले रहे हैं, मूर्ति बड़ी बड़ी बनवा रहे हैं, लेकिन अंबेडकर को न पढ़ते हैं न उनके विचारों पर कभी अमल करते हैं। तो इसलिए एजुकेशन को लेकर उनको पढ़ना और समझना जरूरी है। उन्होंने उस समय कहा था कि जो रिपोर्ट है सरकार के आंकड़े थे कि अगर इस तरीके से एजुकेशन चलता रहा तो लड़कों को साक्षर करने में 40 साल और लड़कियों को साक्षर करने में 300 साल लगेंगे। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 डिपार्टमेंट है, एक वो कस्टम एक्साइज है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट है। बोले एजुकेशन पे प्रति व्यक्ति हम 14 आना खर्च कर रहे हैं। 1 रुपए का 16 आना होता है, तो 1 रुपए से भी कम खर्च कर रहे हैं। और जो उत्पाद शुल्क है, एक्साइज टैक्स है, हम ले रहे हैं
2.17 रुपीज़, 2.17 रुपये ले रहे हैं। और ये आंकड़ा देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कम से कम हम जितना लोगों से ले रहे हैं उतना तो पैसा हमें जरूर खर्च करने चाहिए एजुकेशन के ऊपर। ये रोल ऑफ द स्टेट है। कह रहे हैं कि इस समय जो एजुकेशन पे जो खर्च हो रहा है, अभी तो ज़्यादा पब्लिसिटी पे खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे नहीं खर्च हो रहा है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, पब्लिसिटी, आप जाके देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, हर कॉलेज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं और ऐसे लग रहा है कॉलेज का मतलब हम लोग समझते थे खुला मैदान हो, उसमें कोई फोर्टिफिकेशन नहीं हो। दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, 3 दशक से हूँ, और हॉस्टल से निकल के वाइस चांसलर ऑफिस होते ही इस कॉलेज में चले गए, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। विश्वविद्यालय का ये मतलब होता है। अभी आप चले जाइए, आप स्टीफेंस कॉलेज, हिंदू कॉलेज, राम, किसी में घुस नहीं सकते हैं। हर जगह फोर्टिफिकेशन शुरू हो गया। फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि आपको शिक्षा से दूर किया जाएगा, एकदम किलेबंदी कर दी जाएगी। तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं कि ये लोग मान के चला कि अगले 10 साल में पूरा हम इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर को पब्लिक फंडिंग से बिल्डिंग बना के उनको हम सौंप देंगे। ये पूरा एजेंडा है और ये सब हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, कोट अनकोट डेवलपमेंट। एजुकेशन को लेकर डेवलपमेंट का मतलब बिल्डिंग नहीं है। एजुकेशन खाली सिर्फ क्लासरूम नहीं होता है। हम लोग क्लासरूम में ज़्यादा भी बहुत पढ़े हैं, शिक्षकों के साथ पेड़ के नीचे बैठ के चाय पीते हुए, वो विचार विमर्श तमाम वो लर्निंग का एक प्रोसेस ही होता है। बहरहाल डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि जितना अभी शिक्षा पे खर्च हो रहा है वो सब बेकार ही जा रहा है। अगर आंकड़ों पे नज़र डालें तो कह रहे हैं कि 100 में सिर्फ 18 बच्चे वो 4 कक्षा तक पहुंच पाते हैं, 4 क्लास तक, और 82 बच्चे जो है वो पीछे चले जाते हैं। अगर इस तरह से शिक्षा रहा तो इस शिक्षा के कोई मायने नहीं। आज 27 से लेकर 95 साल हो गए। मुझे लगता है कि आंकड़ों के साथ और सब कुछ गिनवा रही है मोदी सरकार, तो सब जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रही है? उससे भी पता लगता है कौन से लोग कितने पढ़े लिखे। उसका रेफरेंस डॉक्टर अंबेडकर ने दिया इस भाषण में। कहते हैं कि छानबीन से पता लगा है कि जो स्कूल कॉलेज में जो फीस लिया जाता है छात्रों से, आर्ट्स कॉलेज में, वो 36%, हाई स्कूल में लिया जाता है वो 31%, और जो स्कूल में लिया जाता है वो 21% है पूरे खर्च का। और आंकड़ा देते हुए कहते हैं कि महोदय ये शिक्षा का कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, ये शिक्षा का बाजारीकरण है, व्यवसायीकरण है। और शिक्षा ऐसी चीज है जो सबको दिया जाना चाहिए। मोदी जी को ये बात जरूर पहुंचानी चाहिए पूरे इनकी सरकार को कि शिक्षा कटिंग अक्रॉस कास्ट जेंडर लाइंस सबको मिलनी चाहिए, मुफ्त में मिलनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैं महसूस करता हूं कि अब हम उस स्थिति पर आ गए हैं जब समाज के निचले तबके के लोगों के बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और कॉलेज में जा रहे हैं। इसलिए इस विभाग की नीति यह होनी चाहिए कि निचले वर्गों के लिए उच्च शिक्षा को जितना संभव हो उतना सस्ता बनाया जाए। यहाँ तो काम ही उल्टा हो रहा है। जब से वो दलित में, पिछड़ों में, आदिवासियों में जब से पढ़ने लिखने की चेतना आई कि विश्वविद्यालय में जाना है, सवाल खड़े करना है, तब से तो पूरा खेल ही उल्टा हो गया, पूरा निजीकरण शुरू हो गया, उसके रास्ते ही बंद किए जा रहे हैं। आप पूरे जितने प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए हैं पिछले 8-10 सालों में आप उठाकर देखें तो उसके केंद्र विश्वविद्यालय रहे हैं। विश्वविद्यालय से बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया है वैकल्पिक राजनीति पे, वैकल्पिक संस्कृति पे। फूले पे बात हुई, पेरियार पे बात हुई, अंबेडकर पे बात हो रही। पहले विश्वविद्यालय में नहीं होते थे ये बात। तो जैसे ये सब बात होना शुरू हुआ तब तक विश्वविद्यालय के दरवाजे ही बंद किए जा रहे हैं और इसका नया टर्मिनोलॉजी दिया रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नया टर्मिनोलॉजी दिया जा रहा है। अब कास्ट के बारे में जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, टाइम हुआ तो बोल दीजिए, कि जो कास्ट सेंसस हुआ आंकड़े पेश करते हैं और पूरे सोसाइटी को 4 खंड में वो बांट रहे हैं लार्जली। पहला खंड है विकसित हिंदू, जिसमें कि अपर कास्ट को लेते हैं। दूसरा खंड है मध्यवर्ती हिंदू, जिसमें गैर ब्राह्मण, मराठा और उससे एलाइड कास्ट। तीसरा है पिछड़ी जातियां, दलित वर्ग, पहाड़ी आदिम जातियां, ट्राइब जो है वो, और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोग, इसमें इसको काउंट करते हैं। और कहते हैं कि अगर कॉम्परेटिव एनालिसिस करें इन चारों खंड का तो आप देखेंगे कि जो मध्यवर्ती, जो गैर ब्राह्मण मराठा लोग हैं, उनमें
जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है। ओबीसी आज भी कह रहे हैं 54% है। 10% ईडब्ल्यूएस का कोई कोटा किसी ने मांगा नहीं था, कोई कमीशन नहीं बैठी, कोई रिपोर्ट नहीं था और 24 घंटे के अंदर लागू हो गया। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारे और सरकार की स्कीम है, एक स्कीम और आप लाइए, लेकिन आरक्षण का पूरा क्राइटेरिया ही अलग है। अगर कोई ब्राह्मण गरीब है तो सामाजिक व्यवस्था की वजह से नहीं, ये सरकार की पूंजीवादी नीतियों की वजह से गरीब है, इसमें सवाल उठना चाहिए, वो समाज की वजह से नहीं है। कहते हैं कि जो ये मध्यवर्ती कास्ट है जनसंख्या के हिसाब से पहले नंबर पर है और कॉलेज शिक्षा में तीसरे नंबर पे, सेकेंडरी शिक्षा में तीसरे नंबर पे, प्राथमिक शिक्षा में तीसरे नंबर पे, सब पे तीसरे नंबर पर है। पिछड़ी जातियां जिसमें अनुसूचित जातियां और ट्राइब्स को लेते हैं, कहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दूसरे स्थान पर है, लेकिन कॉलेज शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक वो चौथे स्थान पर है, सबसे अंतिम पादान पर है। 100 साल पूरा होने जा रहा है इस भाषण का और आज इसका एनालिसिस होना चाहिए, कौन किस स्थान पर है, इसके आंकड़े आने चाहिए। अब कह रहे हैं कि मुसलमान जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है, वे कॉलेज शिक्षा में दूसरे, सेकेंडरी शिक्षा में दूसरे और प्राथमिक शिक्षा में, प्राइमरी एजुकेशन में दूसरे स्थान पर है। इतने लंबे अंतराल के बाद अब लगता है मुसलमानों को भी धकेल दिया गया, वो भी शिक्षा में अब उस तरह से पार्टिसिपेशन उनका नहीं है। ये डिलिबरेट पॉलिसी बना के इस तरह से पुश किया गया है कि लोगों को शिक्षा से बाहर करो। अब आइए, विकसित हिंदू, अपर कास्ट हिंदू जनसंख्या के हिसाब से चौथे स्थान पर है और एजुकेशन के हिसाब से 1 नंबर पर है। क्या इस देश में कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सवाल इस मंच से उठा रहा हूं, इसलिए कि लोगों को पता तो लगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसके पास क्या रिसोर्स है। और ये आंकड़ा देते हुए डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर डिफरेंट कम्युनिटीज जो हैं, कास्ट हैं, उनकी स्थिति एक समान नहीं है। यह देश विभिन्न जातियों से मिलकर बना है और इन सभी जातियों का समाज में एक स्थान नहीं है। अगर इन सब को एक स्थान पर लाना है, एक पैरेलल लेवल पे, पैरिटी के लेवल पर लाना है, तो हमें असमानता के सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा। ये कुछ प्रिविलेज हैं और कुछ प्रिविलेज नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसको सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा और जो निचले तबके के लोग हैं उसके लिए जो है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक अनुकूल माहौल बनाना पड़ेगा। सरकार ने अभी तक इस सिद्धांत को पिछड़ी जातियों के लागू करने योग्य नहीं समझा है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां जिस तरह बाधित हैं उस तरह कोई दूसरी जाति नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण रवैये का सिद्धांत अपनाया जाए। अब आपके एजुकेशन मिनिस्टर सब कैसे होते हैं, जो नया नया बॉडी सब बन रहा है, यूजीसी को डिसमेंटल करके कुछ और बन रहा है, उसमें एक टिप्पणी है कि शिक्षा का दायित्व वैसे लोगों को दिया गया है जिसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, और इस तरह से अगर शिक्षा का विस्तार करना हो तो इसका मतलब एक शिक्षा का बंटाधारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो स्थानीय निकाय हैं, लोकल बॉडीज को ये नहीं देना चाहिए और ये सरकार का इसमें पूरा कंट्रोल होना चाहिए, सरकार इसको फंडिंग करे शिक्षा को लेकर। ये बात सवाल उठा रहे हैं और आगे कह रहे हैं स्कॉलरशिप के सवाल पे। आप देखिए कई सरकारों ने तो स्कॉलरशिप वापस ले लिया और जिस तरीके से स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, मुझे पता है कि उड़ीसा का एक छात्र था, स्टूडेंट, वो सब क्लैरिटी होने के बावजूद उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, सारा औपचारिकताएं पूरा करने के बाद, और हम लोगों ने मुद्दा उठाया, फिर वीडियो बनाया, उसको शेयर किया सब जगह, तब अभी 2-4 दिन पहले उसको स्कॉलरशिप मिला है। और जब आप पढ़ाना चाहते हैं तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में आपने एक क्रीमी लेयर लगा दिया 8 लाख। अब तो जो क्लास 4 एम्प्लॉइज है, ये कहते हैं, कहावत हमारे इधर गांव में है कि किताब तुम्हारा पन्ना हमारा, ये किताब आप पकड़े रहो, आप पन्ना खोलना मत, ये मेरा है। अब क्लास 4 एम्प्लॉइज के भी 8 लाख से ज्यादा होंगे सैलरी। उसका बच्चा अगर मान लिया कि ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल रहा है तो 8 लाख 1 रुपया अगर आपकी इनकम है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब देना ना देना बराबर है कि जो सक्षम है हायर स्टडीज के लिए उसको मदद नहीं करना है, कहना है कि हम सबसे नीचे वाले को करेंगे। जब वो ऊपर हायर एजुकेशन में आएगा ही नहीं तो उसको स्कॉलरशिप आप कैसे देंगे? तो मुझे लगता है कि ये बाउंड्री तोड़ना चाहिए और ओबीसी के लिए अभी कोई योजना नहीं है, स्कॉलरशिप की योजना नहीं है, चाहे जिन प्रदेशों में ओबीसी के मुख्यमंत्री भी हो वहाँ भी नहीं।
और देश में तो ओबीसी के ही प्रधानमंत्री है, लेकिन यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि जिस तरीके से छात्रों को स्कॉलरशिप दिया जाता है पैसा, वो समझिए बेकार है, उससे बढ़िया नहीं देना है। ये छात्रों को, ये फुली रेसिडेंशियल स्कूल की बात कर रहे हैं, क्यों हॉस्टल बनवाइए, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दीजिए कि जिस माहौल से, खास तौर से वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में कह रहे थे कि जिस तरह का माहौल है उस माहौल में उसकी अच्छी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, इसलिए उनको घर के बाहर इंस्ट्रक्टर के साथ हॉस्टल में बेहतर एजुकेशन देना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि इस भाषण को आपके सामने डॉक्टर अम्बेडकर का जरूर रखूं। और जो मेमोरेंडम है, या आप अंग्रेजी के वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम 10 में मिलेगा और हिंदी के वॉल्यूम 19 में है, और 6-7 पेज का है। एक बार इसको पढ़ा जाए, और इसमें कई हाइलाइट्स उन्होंने दिए हैं कि जो आर्ट्स और लॉ को लेकर क्या स्थिति है, और विज्ञान इंजीनियरिंग को लेकर क्या स्थिति है, विदेशी विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप की बात यहाँ कर रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉर्ड लिनलिथगो से कह के फॉरेन स्कॉलरशिप शुरू कराया था। तो ये वस्तु स्थिति से समझना है। और मुझे मेरे से पहले वक्ता जो कह रहे थे सारे कि ये सवाल, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और इस सरकार को हारते हमने देखा है। सिर्फ किसान आंदोलन ही नहीं, उसके पहले भी 2 बार सरकार हारी है। 2 बार तो मुझे याद ही है, SC/ST एक्ट जब वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म किया था एक तरीके से, तो सब लोगों ने लड़के वापस करवाया, सरकार झुकी और अध्यादेश लेकर आई। रोस्टर का आंदोलन जो आप लोगों को पता है कि वो भी लड़ा गया, और 5 मार्च 19 को जो भारत बंद का कॉल दिया था, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टर्न डाउन करके इस सरकार ने जो है फिर रोस्टर को ठीक किया, उसमें भी अध्यादेश ऑर्डिनेंस लाया सरकार। ये सवाल ये सब लोगों का है, हर लोगों का सवाल है। पूरे भारत की जनता जो 80-85% जनता है, 10-15% के लोग के लिए तो आपने 5 स्टार स्कूल और कॉलेज बना दिए, लेकिन जो बहुसंख्यक जनता है उसको शिक्षा से वंचित करने का पूरा इनका जो है संघ परिवार का एजेंडा है। और एजेंडा उनका जो है मनुस्मृति से मेल खाता है कि जाति के हिसाब से काम करो। पढ़ना लिखना कुछ जातियों का काम है, वही पढ़ेंगे, बाकी सब अपने अपने जाति के हिसाब से काम करो। सो मेरी राय है कि इसको एक हम लोग मीटिंग से जो निकलेगा, इमर्ज करेगा, वी शुड प्रिपेयर ए मेमोरेंडम एंड सबमिट इट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इसको एक पॉलिटिकल, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाए। इस पर एक बड़ा सा स्टेट वाइज प्रोग्राम इसमें हो, और इसको चुनाव से पहले, चुनाव के समय सरकार पॉलिटिकल पार्टीज दबाव में रहती है। अगर हम लोग इसको एक जन आंदोलन के रूप में अगर तब्दील कर पाएं, जाहिर है सरकारें झुकती भी हैं। शुक्रिया, थैंक यू।